करीब 28 साल पुरानी ये बात है। एक बेटा अपने पिता के पास जाता है और जाकर कहता है कि पिताजी, जो घर का कारोबार है वो उसके समझ में नहीं आता। इसलिए आप ज़मीन का बँटवारा कर दीजिए और जब ज़मीन का बँटवारा हो जाएगा तो वो अपना कारोबार अलग करना चाहेगा और आपसे बिल्कुल अलग। जैसे ही पिता ये बात सुनता है, पिता को बहुत तेज़ का गुस्सा आ जाता है। पिता सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि मेरे रहते हुए ज़मीन का बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बँटवारा नहीं हो सकता। इसलिए जो काम घर में चल रहा है, तुम्हें वही काम करना होगा। बेटा बार-बार रिक्वेस्ट करता है लेकिन पिता साफ-साफ इनकार कर देते हैं। कुछ वक़्त बीत जाता है। उसका भाई होता है, भाई पिता की साइड चला जाता है और इसी बात को देखते हुए घर में कलह पैदा हो जाती है। कलह कुछ इस तरह से पैदा होती है कि 1-2 नहीं बल्कि 5 कत्ल हो जाते हैं और जब 5 कत्ल होते हैं तो इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये सोचकर कि जिन रिश्तों पर विश्वास कर सकते हैं वही रिश्ते आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। इस घटनाक्रम को 28 साल का समय बीत जाता है। 28 साल बाद एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता है और एक के बाद एक 5 कत्ल हो जाते हैं। उन 5 कत्ल सोशल मीडिया, अखबार, टीवी के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो कोई यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार 5 कत्ल किसने किए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो 5 कत्ल किसने किए हैं और क्यों किए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस और बनारस का ही एक थाना लगता है भेलूपुर। थाना क्षेत्र का एक इलाका है भदेनी। दरअसल भदेनी में एक पावर हाउस है और पावर हाउस के ठीक सामने से गली जा रही है। गली जैसे बाहर निकलती है, उसके बाद 5 मंजिला एक आलीशान बिल्डिंग है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा किराएदार भी रहते हैं। इसी घर में जो नीचे वाला फ्लोर होता है, वहाँ पर एक नौकरानी काम करने के लिए आती है। नौकरानी जिसका नाम रीता देवी होता है। रीता देवी 5 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे के आसपास रोज़मर्रा की तरह दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करती है। बेल बजाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो थोड़ा इंतज़ार करती है, हो सकता है कि कोई बाथरूम में कहीं बिज़ी हो, इसलिए इंतज़ार करती है, तो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रीता देवी ने उस दरवाजे को जैसे ज़ोर से धक्का देने की कोशिश की, तो धक्का देने पे दरवाज़ा खुल जाता है। वो अपनी आँखों से जो दृश्य देख रही थी, नज़ारा देख रही थी, उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल जो घर की मालकिन है, जो इस पूरी बिल्डिंग की मालकिन है, जिनका नाम नीतू, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आस-पास होती है, वो सामने फर्श पर पड़ी हुई हैं और वो खून से लथपथ हैं। आखिरकार इस दृश्य को देखकर किसी की भी आँखें खुली की खुली रह जाएँगी, फट जाएँगी। वो ज़ोर-ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। उस बिल्डिंग में जितने भी किराएदार रहते हैं, वो दौड़ते हुए उस चीखों की तरफ जाते हैं और जाकर जब देखते हैं, तो वाक़ई वो दृश्य है, वो बहुत ही भयानक था। अब इसके बाद जिस घर के 3 बच्चे होते हैं, जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है जिसकी उम्र 24 साल के आस-पास होती है, नाम उसका नवनेंद्र उर्फ नमन होता है। वो एक कमरे के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी, वो भी फर्श पे पड़ा हुआ था। साथ ही एक और बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आस-पास। बेटी का नाम गौरांगी होता है और वो घर के कोने में पड़ी हुई थी उसकी लाश। वो भी खून से नहाई हुई थी। छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है, नाम उसका सुवेंद्र होता है। वो बाथरूम के पास ऐसा लग रहा था उस दृश्य को देखकर जैसे कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी और हत्यारों ने उसको भागते हुए मारा। शायद उसके शरीर के कुछ हिस्से पर भी कोई चोट-वोट मारी थी। अब ये बात जो किराएदार हैं, आस-पास के लोग हैं, इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, डीसीपी गौरव बेसपाल, एडीसीपी नीतू कादियान, एसीपी धनंजय कुमार मिश्र, एसीपी कोतवाली ईशान सोनी, साथ ही भेलूपुर, लंका, रामनगर, सिंगारा, ये भारी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है। एक ही घर के अंदर 4 कत्ल जो हुए थे, किसने किए हैं, क्यों किए हैं, इस बात की जो जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। तो जो घर का मुखिया होता है, जिसका नाम राजेंद्र गुप्ता होता है, उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। अब उसके बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ है। आसपास के लोग कहते हैं कि पति पत्नी में विवाद रहता है, हो सकता है कि राजेंद्र गुप्ता ने इनकी हत्या की हो। बस इतना था कि पुलिस ने उसको ढूँढना शुरू कर दिया, उसको तलाश करना शुरू कर दिया। जहाँ-जहाँ तक पुलिस की पहुँच हो सकती थी, पुलिस कोशिश कर रही थी। इसलिए पुलिस ने उसका नंबर सर्विलांस पे लगाया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो है तो कहाँ है। लगभग भदैनी से 15 किलोमीटर दूर रोहानिया के पास एक मीरपुर रामपुर जगह लगती है। वहाँ निर्माणाधीन मकान के पास उसकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस 5 नवंबर 2024 को दौड़ते हुए जैसे भी था मौके पर पहुँचती है, जाकर देखती है। 2 बजे के आसपास का वाक़या था। वो अपने चारपाई पर जो मच्छरदानी लगाई हुई थी, उसमें अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था और जैसे ही मच्छरदानी हटाई जाती है, पता चलता है कि उसकी भी तो गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी है। एक नहीं बल्कि 2 गोली, एक सीने में मारी थी, दूसरी गोली कनपटी में मारी थी। अब घरवाले तो सोचने पर मजबूर थे, पूरा शहर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार पहले जिस पर शक कर रहे थे, उसकी भी हत्या कर दी गई है। 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 कत्ल हो जाते हैं। 2 बेटे, 1 बेटी, पति और पत्नी, इन 5 कत्ल के पीछे कौन है? पुलिस इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी और जब मीडिया में रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता को 2 गोली गोली मारी हैं, पत्नी को 2 गोली मारी हैं, बेटे बड़े को 3 गोली मारी हैं, छोटे बेटे को 2 गोली मारी हैं और बेटी को भी 2 गोली मारी हैं। 32 बोर के उस हथियार से गोली मारी हैं। बताया जाता है कि एक ही हथियार है। आखिरकार जब आस-पास के लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि पटाखों के शोर में पता ही नहीं चला कि गोली कब चली, किसने चलाई, कैसे चलाई। जबकि उस जगह पर 40 से ज़्यादा किराएदार रहते हैं और 40 किराएदारों का मतलब है 40 परिवार रहते हैं। किसी ने उन गोलियों की आवाज़ को ये समझा ही नहीं कि आखिरकार गोली इसी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर से आ रही है और जो मालकिन है उसको और उसके बच्चों को मार दिया गया है। दरअसल जब मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू होती है तो कहानी निकल के आती है कि पन्ना साहब जो इस इलाके में रहते थे, वो रिक्शे का कारोबार किया करते थे और रिक्शे का कारोबार करने के बाद उनके एक बेटा होता है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण होता है।
पहले तो वो अपने रिक्शे किराए पे दिया करते थे, लगभग 200 से ज़्यादा रिक्शे हुआ करते थे, जिससे आदमी खींच के ले जाया करते थे। अब तो ई-रिक्शा चलते हैं। लक्ष्मी नारायण ने अपने इस पिता की ज़िम्मेदारी सँभाली। जब वो पिता खत्म हो जाते हैं, उनको 3 बेटे होते हैं। लक्ष्मी नारायण को एक बेटे का नाम राजा होता है, दूसरे बेटे का नाम राजेंद्र गुप्ता होता है और तीसरे बेटे का नाम कृष्णा होता है। दरअसल ये बिज़नेस वगैरह चल ही रहा था। जब बच्चे बड़े होते हैं तो राजेंद्र गुप्ता एक दिन अपने पिता से कहते हैं लक्ष्मी नारायण से कि पिताजी जो आप कारोबार करते हैं रिक्शे वाला, ये मेरी समझ से परे है। आप ज़मीन का बँटवारा कर दीजिए और मैं अलग होना चाहता हूँ। दरअसल 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा वाला जो भाई होता है राजा, वो मानसिक रूप से बीमार था। 2 भाई बिल्कुल स्वस्थ थे, ठीक थे। एक का नाम राजेंद्र गुप्ता, दूसरे दूसरे का नाम कृष्णा। जब ये बिज़नेस व्यवहार को अलग करने की बात कर रहा था, तो पिता ने साफ मना कर दिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक बँटवारा नहीं होगा। इसलिए तुम इसी क काम में अगर हाथ बढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, बाकी जो कुछ करना चाहते हो अलग कर सकते हो। अब जब ये बात थी तो लक्ष्मी नारायण के इस फैसले में कृष्णा साथ दे देता है, राजेंद्र गुप्ता अलग पड़ जाता है। पिता के इस मना करने पर बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। भाई जब पिता के साथ चला जाता है, तो वो गुस्से में ज़्यादा आता है। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि 28 साल पहले कृष्णा और उनकी पत्नी जब सोए हुए थे, तो उसने जाकर हत्या करवा दी। अब हत्या शूटर से कराई या खुद से की, कुल मिला के वो हत्या हो जाती है। अपना ही भाई अपनी ही भाभी को जो मार डालता है, मारने के बाद हड़कंप मच जाता है, इलाके में शोर मच जाता है। उनको 3 बच्चे होते हैं, कृष्णा और मंजू को। उनके 2 बेटे होते हैं, 1 बेटी होती है। लक्ष्मी नारायण अपने ही बेटे यानी कि राजेंद्र गुप्ता पर अपने ही बेटे की हत्या और बहू की हत्या के एक एफआईआर दर्ज कराता है और एफआईआर दर्ज कराने के जब जाता है तो कहता है कि मुझे मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि मेरा बेटा शायद मुझे भी मार डालेगा। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटा आखिरकार ऐसा कैसे हैवान हो जाता है कि अपने ही भाई को मार देता है, अपनी भाभी को मार देता है और अपने ही पिता का हत्यारा बनने की वो कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले ये देखते हुए लक्ष्मी नारायण की सुरक्षा दे देते हैं, उन्हें एक सुरक्षा गार्ड देते हैं और इससे अभी घटना को बताया जाता है कि 13 दिन का समय भी नहीं हुआ था, जो भाई की अभी 13वीं भी नहीं हुई थी, कि दिन दहाड़े पिता की भी हत्या हो जाती है, लक्ष्मी नारायण की। साथ ही जो उनका सुरक्षा गार्ड जो सामने आता है, तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जिनके घर में एक शराब का कारोबार हुआ करता था, वहाँ पर बैठकर एक व्यक्ति शराब पी रहा था। बताया जाता है कि एक गोली एक आम आदमी को लग जाती है। यानी कि पहले भाई, फिर भाभी, फिर पिता, एक सुरक्षाकर्मी, साथ ही एक आम आदमी, ये 5 लोग बारी-बारी से थोड़े-से दिन के अंतराल में मारे जाते हैं। पहले मामले की पैरवी करने के लिए लक्ष्मी नारायण सामने आते हैं जब बेटे की हत्या होती है, और जब पति की हत्या होती है तो उनकी पत्नी शारदा देवी यानी कि राजेंद्र की मां सामने आती है और अपने ही बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज करा देती है। पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है इस राजेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति को और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। लेकिन इस मामले की उतनी मजबूती से पैरवी नहीं होती जितनी मजबूती से पैरवी होनी चाहिए थी। इसलिए शारदा देवी थाने वगैरह या फिर जो कोर्ट कचहरी थे वहाँ के चक्कर लगा नहीं पाती हैं और 2-3 साल का समय बीत जाता है। 2003 में बताया जाता है कि वो जेल से छूट जाता है। जेल से छूट जाता है, इसमें एक दूसरा पहलू ये भी बताया जाता है कि वो अपनी माँ को कुछ इस तरह से पाठ पढ़ाता है कि रिक्वेस्ट कर लेता है और माँ शायद इतनी मजबूती से वो अपने बेटे के खिलाफ पैरवी नहीं कर पाती है। जब वो जेल से छूट कर आता है तो इसी बीच में यानी कि साल 1995 में उसने शादी की थी, जो कि कलकत्ता की रहने वाली एक लड़की होती है। उसको 2 बेटियाँ पैदा होती हैं, लेकिन पति के इस कुकृत्य को देखकर वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपने मायके चली जाती है और वो अपने मायके में ही जाकर रहना-सहना शुरू कर देती है। 2003 में जब राजेंद्र गुप्ता जेल से छूट कर आता है, अपने ही घर के ठीक सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम नीतू होता है। नीतू ब्राह्मण परिवार से बिलॉन्ग करती थी और ये अपने नाम के पीछे सरनेम गुप्ता लगाया करते थे। दोनों आपस में एक-दूसरे को प्यार कर बैठते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। ये बात जब नीतू के परिवार वालों को पता चलती है, तो नीतू का परिवार इस इलाके को छोड़ के हमेशा-हमेशा के लिए बिल्कुल अलग चला जाता है और राजेंद्र गुप्ता जो होता है, वो नीतू से शादी कर लेता है। उसको फिर 3 बच्चे पैदा होते हैं। इसमें 1 लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं और वक़्त का पहिया ऐसे आगे बढ़ने लगता है। जो उसका भाई था कृष्णा और उसकी भाभी थी मंजू, उनको 3 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम जुगनू उर्फ प्रशांत होता है, दूसरे का नाम विक्की होता है, तीसरे का नाम डॉली होता है, यानी कि 2 बेटे और 1 बेटी होती है। इसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी शारदा देवी के पास आ जाती है। शारदा देवी से अपने उनकी परवरिश करती हैं, लेकिन कुछ वक़्त बीतने के बाद दोनों जो लड़के होते हैं वो बैंगलोर चले जाते हैं और जो डॉली होती है उसकी शादी कर दी जाती है। इस व्यक्ति का यानी कि राजेंद्र गुप्ता का जो कारोबार था लगातार बढ़ता चला जाता है। वो बिल्डिंग खरीदता था और नई-नई के बाद फिर वहाँ पर बहुत सारे किराएदार रहते थे। बताया जाता है कि किराए से और साथ ही शराब के कारोबार से लगभग 10 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से उसको आमदनी होती है। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो समाज सेवा भी करता था और किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जिस तरह से अचानक ही एक के बाद एक 5 हत्याएँ हो जाती हैं, उन हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और मीडिया रिपोर्ट जब सामने आती है कि 28 साल पहले भी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तब याद आता है कि कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू के जो बच्चे होते हैं, हालाँकि बेटे की शादी दिल्ली में हो जाती है, बेटे बैंगलोर में रहते हैं, वो ज़्यादातर वहीं रहते थे। लेकिन जब दीपावली पर वो लड़का दिखाई देता है तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार करती है। साथ ही 5 और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और ये बताया जाता है कि 28 साल पहले जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड से इस हत्याकांड को जोड़कर देखा जा रहा है। हालाँकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँची है। आज 6 नवंबर 2024 है। इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही लेके आएँगे, क्योंकि पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा कर देगी, तो अगला पार्ट हम ज़रूर बताएँगे। लेकिन गोपनीय सूत्रों के माध्यम से पता चला है, कहती है कि भतीजे ने ही अपने माँ-बाप का बदला लिया है।
और अपने दादा का बदला लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, तो पुलिस की खुलासे के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा और इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने आएगा कि आखिरकार क्या वाक़ई सचमुच भतीजे ने ही कत्ल किया है या किसी और से कत्ल करवाया गया है, क्यों करवाया गया है? इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जा